साथियों, आज हम MBPSC मेंस के पेपर 3 की यूनिट 8 ऊर्जा वाली यूनिट के अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन टॉपिक के करने के लिए यहाँ पे माइंड मैप बनाए गए हैं। इन माइंड मैप के द्वारा आप अपने रिवीजन को अत्यंत कम समय में पूरा का पूरा संपूर्णता के साथ कवर कर सकते हैं। इसके संदर्भ में आपको ये वीडियो दिए जा रहे हैं ताकि आप बहुत कम ड्यूरेशन में अपनी रिवीजन को अच्छे से कर सकें और उसको गति दे सकें। ऊर्जा सुरक्षा, अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसको हमने कुछ आयामों पर बांटा है। ऊर्जा सुरक्षा क्या होती है, परिभाषा, आवश्यकता क्या है, चुनौतियाँ क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, विकल्प क्या हो सकते हैं, भारत में स्थिति क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है और सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा के लिए क्या क्या प्रयास है। तो हम जानते हैं ऊर्जा सुरक्षा क्या है। तो ऊर्जा सुरक्षा की परिभाषा तो देखें तो ऊर्जा सुरक्षा को 3A अवेलेबिलिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात ऊर्जा की सही मात्रा में उपलब्धता, उसकी सही समय पर पहुंच तथा उसकी वहनीय कीमत में उपलब्धता होना ही ऊर्जा सुरक्षा के रूप में हम जानते हैं। एक और परिभाषा के रूप में देखें, इसी परिभाषा को सरल किया गया है कि सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता ही आपकी ऊर्जा सुरक्षा कहलाती है। ऊर्जा सुरक्षा टॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार की ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाती है। दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल के अंतर्गत जो विकास और पर्यावरण की ज़रूरतों के अनुकूल हो, कि हमारा विकास भी बढ़ता रहे, साथ ही साथ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। लघुकालीन ऊर्जा सुरक्षा की जैसे गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ऊर्जा होती है ना, ठंडियों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी आपूर्ति और मांग का संतुलन बना रहे, उसके संदर्भ में आपकी लघुकालिक ऊर्जा सुरक्षा को देखा जाता है। ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहला, किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक विकास की धुरी होती है। ऊर्जा से ही किसी देश का विकास का पैमाना मेजर किया जाता है। जैसे अमेरिका में ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है तो अमेरिका एक विकसित देश है, भारत में कम खपत होती है तो भारत एक विकासशील देश की कैटेगरी में रखा जाता है। ऊर्जा से दूसरा बिंदु हमारा आता है कि जनांकिकी लाभांश का प्रतिफल। भारत में लगभग 65% के आसपास जनसंख्या युवा वर्ग की है ना। उस युवा वर्ग का सही तरीके से प्रयोग, उसको कौशल मिले, उसको रोजगार मिले, वो अपने कार्यों को सही तरीके से कर सके, इसके लिए आपकी ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज भारत ऊर्जा के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, उनका इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। तो उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ज़रूरतों, एक व्यक्ति अगर प्रातःकाल उठता है तो सुबह से लेकर शाम तक, अपने सोने तक और सोते समय भी ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, तो उनकी पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौशल विकास, सृजन और विनिर्माण, हमारे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, उन बिंदुओं को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अब ऊर्जा सुरक्षा टॉपिक में अगर हम देखें तो ऊर्जा सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो भारत पे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, तो भारत की उन पर निर्भरता एक बात। दूसरा, भारत आयात निर्भरता है कि आयात में अगर हम देखें मिडिल ईस्ट में या आपकी अरब कंट्री में कोई भी परेशानी आती है तो भारत पे उस पर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें अनिश्चितताएं बनी रहती है, उनमें अनिश्चितताओं का भारत पे इम्पेक्ट पड़ता है। तेल के बाज़ारों पे कुछ कंट्रीज जो है उनका एकाधिकार है, ट्रेड वार तेल के कारण होते हैं, साथ ही साथ करेंसी वार भी होता है और तेल निर्यातक जो देश है उनमें आपसी तनाव है। इन सब का प्रभाव भारत पर ना पड़े, ये हमें देखना है। और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्राप्ति में एक बड़ी चुनौतियाँ हैं कि विदेशों से हमको प्रभावित होना पड़ा। इसके अलावा आज भी हम देखें तो हमारी आदिवासी जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, वो अभी भी भोजन के लिए कार्बन उत्सर्जक पदार्थों पर निर्भर है, जिससे स्वास्थ्य को कई प्रकार की हानि होती है। तो उसकी हानियों को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास कर रही, तो जैसे हमने देखा, अगर गाँव में आबादी है वो कोयले, गोबर के खाद से, कंडों से या लकड़ियों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई है। हर घर में जहाँ पे पहले विद्युत की आपूर्ति नहीं होती थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना लाई गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो ऊर्जा का पेट्रोलियम का विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। बायोफ्यूल के अनुपात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
कंप्रेस्ड बायोगैस को भी प्राथमिकता सरकार दे रही है। सरकार के द्वारा पवन और सौर हाइब्रिड की नीति भी लाई गई, जिससे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ सरकार ने सेल गैस, कोल वेस्ट मीथेन, गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए भी एक प्रकार से नई लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई है। नीति आयोग तो अपना एक विजन जारी किया, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047, अर्थात 2047 तक भारत में ऊर्जा का क्या परिप्रेक्ष्य होगा। ये दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा के अंतर्गत नीति आयोग ने अपना विजन भी इसके संदर्भ में जारी कर दिया है। तो ये हमने देखा। अब देखें कि ऊर्जा सुरक्षा के विकल्प क्या होंगे। तो देखिए, ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बेहतर जो विकल्प है, नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिससे हम ऊर्जा सुरक्षा को बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर इसमें हम देखें तो भारत में आज नवीनीकरण ऊर्जा की क्या स्थिति है। तो भारत में अगर हम देखें तो वर्तमान में लगभग 150 गीगावाट के आसपास हम नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा से 48 गीगावाट, पवन ऊर्जा से लगभग 40 गीगावाट, लघु जल परियोजनाओं से 4.83 गीगावाट, जैव शक्ति से लगभग 10 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से 46 गीगावाट के आसपास। ये डाटा थोड़ा सा 2020 के दिसंबर का डाटा है। तो इसके आसपास भारत में उत्पादन हो रहा है। तो ये हम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत लगभग अभी 40% के आसपास, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 40% के आसपास नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ चुका है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती। अभी COP26 की जो बैठक हुई थी, वहाँ पर भारत ने यह भी निर्धारित किया है कि अब हम 500 गीगावाट के आसपास जो है वो आपका नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पन्न करेंगे। तो हमने देखा कि ऊर्जा सुरक्षा के विकल्प के रूप में क्या हो सकती है नवीनीकरण ऊर्जा, और भारत में वर्तमान में 40% के आसपास है। इसको हम बढ़ा के 150 से 500 गीगावाट तक ले जाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार उसकी दिशा में प्रयास कर रही है। अब जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है, ऊर्जा सुरक्षा का विकल्प, इसके क्या लाभ होते हैं। संवहनी, अर्थात ये स्वच्छ, हरित और अधिक संवहनी होती है, वो दीर्घकाल तक ही चल सकती है, स्वच्छ होती है, पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, रोजगार के नए अवसर सृजन होते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्लांट लगेंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर सृजन होंगे। अक्षय ऊर्जा स्रोत होते हैं, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, हमेशा निरंतर चलते रहेंगे। तो ये हमें काफ़ी बेहतर तरीके से लाभ हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा में आज क्या चुनौतियां आ रही हैं। प्लांट तो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनको मुख्य जो ग्रिड है हमारी, उस ग्रिड के साथ एकीकरण करने में चुनौतियां आ रही हैं। बड़ी मात्रा में जो सोलर एनर्जी है या बाकी एनर्जी है, उनको स्टोर करने में समस्या आ रही है। उनके संबंध में बैटरियों की उपलब्धता नहीं है। इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। साथ ही साथ इनमें परंपरा जो आपकी लागत जो होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये भी एक भारत जैसे देश के सामने एक चुनौती है। भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। साथ ही साथ 24/7 विद्युत आपूर्ति, जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा में दिन के समय पर ऊर्जा उपलब्ध होगी, रात के समय पर ऊर्जा नहीं मिलेगी। उसको स्टोरिंग कैसे करें, 24 घंटे की उपलब्धता। पवन का भी प्रभाव एक निश्चित समय पर अधिक होता है, बाकी समय पर कम होता है। तो ये इसमें कुछ चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। अब सरकार ने क्या किया, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। PM कुसुम योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना हो रही है। सोलर पार्क योजना 40 गीगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा है कि अब भारत सरकार सोलर पार्क योजना के अंतर्गत और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाएंगे। बड़े बड़े सोलर पार्क भारत सरकार बनाएगी। रूफटॉप की जो शासकीय इमारतें हैं, उनके घरों पर, आपके घरों पर, सभी के घरों के ऊपर पे सोलर टॉप सरकार का एक प्रोग्राम है, वो भी लाने का प्रयास है। हाइड्रोजन मिशन कि हम हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के आयात और निर्यातकों को बढ़ावा देंगे। भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी अपना सक्रिय सहभागिता निभाई। भारत सरकार में, भारत में ही गुड़गांव में स्थापित किया गया। तो ये एक अंतर सरकारी संगठन था। जो फाइनेंशियल समिति है, फाइनेंशियल की कमी थी, साथ ही साथ विभिन्न देशों के बीच में सामंजस्य की कमी थी, उसको दूर करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, जो क्या करती है, पवन और सौर संसाधनों के, है ना, उनके ट्रांसपोर्ट, उनके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, तथा जो भूमि है उसका बेहतर उपयोग करने में देख रही है। साथ ही साथ भारत की जो कोस्टल एरिया, उस कोस्टल एरिया में हम एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, एनर्जी वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता है, चाहे कोस्टल एरिया में जल से संबंधित ऊर्जा हो, या वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर ज्वारी ऊर्जा हो, चाहे आप वहाँ पर देखो तो पवन ऊर्जा की अधिक संभावना है। साथ ही साथ सोलर
सोलर एनर्जी भी आसपास के तटीय एरिया में डेवलप किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय अब तटीय ऊर्जा नीति लाई गई है। तो ये भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा से संबंधित कुछ पहलू थे जिनको हमने देखने का प्रयास किया। इस टॉपिक पर आधारित कई सारी प्रश्न आ सकते हैं। आप लिखना चाहें तो उन प्रश्नों को लिख लीजिए। जैसे कुछ 3 मार्कर के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। 3 मार्कर के प्रश्नों में हो जाएगा अपने आप में एक प्रश्न, ऊर्जा सुरक्षा क्या है। 3 मार्कर का एक प्रश्न हो जाए, ऊर्जा सुरक्षा के प्रकारों को बताइए। 3 मार्कर का दूसरा प्रश्न होगा। 3 मार्कर का तीसरा प्रश्न जो हो जाएगा, पीएम कुसुम योजना। 3 मार्कर का तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न 3 मार्कर में सौर पार्क योजना, चौथा प्रश्न हो जाएगा। 5वां प्रश्न अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन मिशन, 5वां प्रश्न हो जाएगा। 6वां प्रश्न जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये 3 मार्कर में भी, 5 मार्कर में भी, 11 मार्कर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे प्रश्न आ सकते हैं। आप सब इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित 5 मार्कर में कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्तमान में भारत में बढ़ती ऊर्जा मांगों के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, एक प्रश्न हो सकता है, 5 मार्कर में हो सकता है। दूसरा 5 मार्कर का प्रश्न हो सकता है, भारत वर्तमान में किन ऊर्जा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका समाधान प्रस्तुत कीजिए, दूसरा प्रश्न हो सकता है। तीसरा, भारत में ऊर्जा सुरक्षा हेतु विकल्प के रूप में नवीनीकरण ऊर्जा की वर्तमान स्थिति को दर्शाइए। या अगला प्रश्न हो सकता है कि इस नवीनीकरण ऊर्जा से क्या लाभ, क्या हानियां हो सकती है। ये आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं। 11 मार्कर में आपका प्रश्न हो सकता है कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट करें। ये आपका 11 मार्कर का प्रश्न हो सकता है। या भारत के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पहलें चलाई जा रही है। ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनको आप लिख सकते हैं। प्रयास करें, इनको लिखें और उत्तरों को भी आप कमेंट में कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करेंगे ये सीरीज निरंतर जारी रहे। आज पहला लेक्चर, पहला माइंड मैप आपको दिया है। प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में भी आपको प्रतिदिन के बेसिस पे इसको दे सकें। ये धन्यवाद आप सभी का। आप अपनी राय इसके संदर्भ में अवश्य रखें कि ये आपके लिए लाभदायक हो पा रहा है या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।